अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री पास पेपर 2022 हार्ड एरियाज प्रैक्टिस एमसीक्यूज टेस्ट को हम देखेंगे। ये मैंने अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज टेस्ट बनाया हुआ है। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और मेरी वेबसाइट है FBIC सॉल्व पास पेपर्स और मेरा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, FBIC सॉल्व पास पेपर्स। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्लास 11 केमिस्ट्री का पिछले साल का फेडरल बोर्ड का जो हार्ड एरियाज का पेपर था उसके एमसीक्यूज को हम समझ समझ के कर लें, सो दैट कि अगर इनमें से कोई एमसीक्यू रिपीट होता है एग्जाम में तो आपको पता हो कि उस एमसीक्यू का जो आंसर आया वो क्यों आया, कैसे आया, और आप जो है कल के पेपर में जो आपका पेपर होना है 14 जून 2023 को, उसमें आपको आसानी हो जाए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्लास 11 केमिस्ट्री पास पेपर 2022 लोकल पेपर था वो, उसके एमसीक्यू सॉल्व किए। अब इसके कर रहा हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह मजीद मैं कोशिश करूंगा इसी तरह की वीडियोस बनाने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। टेस्ट हम शुरू करते हैं। इसका टाइम मैंने जो है वो रखा हुआ है टेस्ट का 25 मिनट, ताकि पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा मैं टेस्ट कर रहा था तो वो टेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था टाइम। तो क्योंकि ये हर दफ़ा जब टेस्ट शुरू होता है तो इसके जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चंस भी आगे पीछे हो जाते हैं। लाइक 17 क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस की भी तरतीब बदल जाती है और ये जो आंसर्स हैं इनकी भी तरतीब बदल जाती है, रैंडमाइज कर देता है सॉफ्टवेयर। इसलिए टाइम मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा कि इंशाल्लाह इतनी देर में तो हो ही जाएगा। पहला एमसीक्यू है, इन लेड स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोलाइटिस। तो भाई ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है लिखा हुआ है ऑप्शन 30% HCl, 30% HBr, 30% HNO3, 30% H2SO4। तो 30% तो सबके साथ लिखा हुआ है बेसिकली। तो हमें जो है ना यहाँ पे एसिड देखना है कि लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। तो जनाब H2SO4 यूज होता है। लेड स्टोरेज बैटरी में H2SO4 यूज होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेकेंड एमसीक्यू जनाब है 2/17, 17 एमसीक्यूज हैं उसमें से सेकेंड एमसीक्यू, केसी की वैल्यू है 0.04 एट 723 के। ये 723 के टेम्परेचर है केल्विन में। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन PCl5 इन गैसियस फॉर्म गोज टू फॉर्म PCl3 इन गैसियस फॉर्म प्लस Cl2 इन गैसियस फॉर्म। Kp फॉर द ऑफ द रिएक्शन विल बी। अब आगे वो पूछ रहा है कि केपी ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दी हुई है वेयर आर इज इक्वल टू 0.082 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन। ये इसकी यूनिट है अच्छी खासी मुश्किल। तो अब हमें जो है ना आंसर मालूम करना है। आंसर जो है ना हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि बस जो है ना जस्ट मैं आपसे आपको बताऊंगा कि जी ये आंसर है। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि भाई कैसे करेंगे। तो केमिस्ट्री के पेपर में तो आपको फॉर्मूले भी नहीं मिलते हैं, फिजिक्स में आपको फॉर्मूले मिल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा, आप जो है ना राइट साइड पे स्क्रीन है इस पे देखें कि आपका जो केपी है, आपके केपी का फॉर्मूला क्या होता है। केपी का फॉर्मूला होता है केसी मल्टीप्लाई बाय RT की पावर डेल्टा एन। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जो है वो डेल्टा एन मालूम करना है। तो आप अगर देखें तो लेफ्ट साइड पे आपका एक गैसियस मॉलिक्यूल है और राइट साइड पे आपके गैसियस दो मॉलिक्यूल हैं। तो आपका जो डेल्टा एन आएगा, क्योंकि राइट साइड पे आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के और लेफ्ट साइड पे एक मॉलिक्यूल है, तो 2 - 1 जो है ना, ये डेल्टा वन की वैल्यू जो है, डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज Kp इज इक्वल टू Kc उसने हमें दिया हुआ है 0.04, यहाँ Kc की जगह 0.04 रख देंगे और आर की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है 0.082। 0.082 हम आर की वैल्यू रख देंगे। इसी तरीके से टी की जगह जो है ना उसने हमें केल्विन में करके दी हुई है, अल्लाह उसका भला करे, 723। और डेल्टा एन की जगह हम 1 रखेंगे। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 0.04, अब इस ब्रैकेट में जो है ना ये आर और टी दोनों की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर और टी की वैल्यू को हम जी मल्टीप्लाई करते हैं। 0.082 मल्टीप्लाई बाय 723, तो ये आ गया 59.286। 59.286
286, और जब हम 59.286 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से, मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो आंसर आ रहा है 2.37 केपी की वैल्यू क्या आ रही है जी? राइट साइड पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला था केपी इज इक्वल टू के सी मल्टीप्लाई बाय आर टी की पावर डेल्टा एन हमने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट करते हैं? राइट हैंड साइड पे गैसियस दो मॉलिक्यूल थे और लेफ्ट हैंड साइड पे एक मॉलिक्यूल था, तो डेल्टा एन होता है 2 - 1, जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल्स का, गैसियस मॉलिक्यूल्स का। डेल्टा एन की वैल्यू 1 आ गई, हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, केसी की वैल्यू 0.04 दी हुई थी, आर की वैल्यू पता थी, टी की वैल्यू पता थी, डेल्टा एन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया 2.37। तो हमारा ये 2.37 जो है ना, फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है जी, तीसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्पीशीज विद मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे जो है वो बॉन्ड एंगल की बात आ रही है कि जी मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका है। ठीक है, सबसे पहले जो है ये CH4 है। अगर आप देखें, जब आपकी बुक में अगर आप देखें तो CH4 में जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल। फिर उसके बाद जो है ना CH4 के बाद दूसरा जो है वो NH3 है, NH3 में होता है 107.5 डिग्री, और H2O में जो है वो होता है 104.5 डिग्री, शायद जहां तक मुझे याद है। ठीक है, और H2S में भी वही होगा, क्योंकि H2S और H2O की शेप सेम है, तो S की जगह O है, और S और O दोनों सेम ग्रुप के हैं, तो जो एंगल H2O में बनता है वही एंगल H2S में बनता होगा। तो यहाँ अगर आप जो है ना एंगल्स देखें, जो मैंने राइट साइड पे लिखे हैं, सॉरी स्क्रीन जो है ना ऑफ थी मेरी, ये CH3 मैंने लिख दिया गलती से, CH4 है। CH4 में जो है जो एंगल है वो 109.5 है, डिग्री है। NH3 में 107.5 डिग्री है, और H2O और H2S दोनों में 104.5 डिग्री है। तो सबसे बड़ा जो मैक्सिमम एंगल है वो बेसिकली CH4 में है, तो यहाँ CH4 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि CH4, NH3 और H2O, H2S, इन सब के अंदर जो है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, लेकिन वो लोन पेयर का चक्कर है, CH4 में एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, NH3 में जो है वो आपका एक लोन पेयर है, और H2O में दो लोन पेयर है। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एंगल कम होता जाता है। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? स्टेट फंक्शन आपने देखा होगा, जो है ना, आप जो ये गैस वाले चैप्टर आपने पढ़ा, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, लेकिन आपने कहीं ये नहीं सुना होगा इनिशियल वर्क, फाइनल वर्क। ठीक है, तो ये जो स्टेट फंक्शन होता है ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसमें बस सिर्फ इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू देखते हैं, इसमें ये नहीं देखते कि जी हम इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पे कैसे पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे। तो हमारे ये वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ये तीनों के तीनों जो है ये स्टेट फंक्शन है, लेकिन वर्क जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है। उसने कहा था नॉट अ स्टेट फंक्शन, तो वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। अगला एमसीक्यू है जी पांचवा, विच वन इज कंडक्टर बट नॉट मेलेबल। मेलिएबल जो है ना, क्या होता है? मेलिएबल होता है जिसको आप जो है ना हथौड़ी से मार के, हैमरिंग वगैरह करके सिक्के बना सकें, और मुख्तलिफ उसके जो है ना उसको ढाल सकें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो आपके जो है ना ये सारे के सारे कंडक्टर हैं। ठीक है, अब आयरन भी कंडक्टर है, सिल्वर भी है, ग्रेफाइट भी है, लेकिन इसमें जो ये कॉपर है ये मेलेबल नहीं है, ये जो है इलास्टिक लिमिट के बाद ये टूट जाती है, ब्रिटल है तकरीबन ये इलास्टिक लिमिट के बाद। तो ये जो है आपकी जो कॉपर है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला एमसीक्यू जनाब, सिक्स एमसीक्यू है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फर टू प्रोवाइड टू प्रोड्यूस एमजीएस। ठीक है जी, रिएक्शन भी नीचे ये रहा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एमजी और एस मिलके क्या बनाते हैं? एमजीएस बनाते हैं। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस एमजीएस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एमजीएस कैन बी मेड फ्रॉम 24 ग्राम ऑफ एमजी विद एक्सेस ऑफ सल्फर बाय रिएक्शन। अच्छा, अब हमें उसने जो है ना ये जो एमजी दिया है ये 24 ग्राम दिया है। याद रखें, इस तरह का जब क्वेश्चन कोई भी आए तो आप सबसे पहले जो भी चीज आपको गिवन है उसे मोल्स में कन्वर्ट करें। तो अगर हम इसे 24 ग्राम मैग्नीशियम को कन्वर्ट करें, तो ये जो मैग्नीशियम है 24 ग्राम, अगर इसको हम, इसका जो एटॉमिक मास है 24 से डिवाइड करें तो मैग्नीशियम कितनी आ गई? 1 मोल आ गई। हमें इसका मतलब है 1 मोल मैग्नीशियम दी हुई है,
और वो कह रहे हैं कि बताओ इस रिएक्शन को देखते हुए बताओ कि 1 मोल मैग्नीशियम से कितना एमजीएस बना सकते हो। तो जाहिर है ये जो रिएक्शन है ये क्या बता रहा है, ये रिएक्शन बता रहा है, रिएक्शन अगर मैं लिख दूं Mg+S गोज टू फॉर्म MgS, तो इन सब के शुरू में कुछ नहीं है तो 1 1 है, इसका मतलब है कि 1 मोल Mg और 1 मोल Mg और 1 मोल सल्फर मिलके 1 मोल MgS बनाते हैं। ठीक है, तो अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका भी कितना बनेगा 1 मोल। तो इसका 1 मोल जो था वो 24 ग्राम था और ये 32 ग्राम था, और इसका जो 1 मोल है वो इन दोनों को प्लस कर लें 24 और 32 को, तो 24 और 32 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 56 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास mg का जो 1 मोल है, mg के 1 मोल से हमें मिलेगा 1 मोल mgs। अब 1 मोल mgs जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 मोल mgs कैसे कैलकुलेट करेंगे, mg होता है 24, s होता है 32, तो ये आंसर आ जाएगा 56। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 24 ग्राम मैग्नीशियम यानी 1 मोल मैग्नीशियम से हमें 56 ग्राम MgS यानी 1 मोल MgS मिलेगा। तो 1 मोल MgS 56 ग्राम के इक्वल होता है। 56 ग्राम, ये रहा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं 7 MCQ पे। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। आगे है, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ग्रेफाइट in one direction but not through other direction of crystal, such a property is called। अब अगर जो है ना क्रिस्टल में से एक डायरेक्शन में से करंट गुजर जाता है और दूसरी डायरेक्शन में से करंट नहीं गुजरता, तो उस जो प्रॉपर्टी होती है उसे आइसोट्रॉपी, नहीं आइसोट्रॉपी तो नहीं कहते, एलोट्रॉपी भी नहीं कहते, हाँ एनिसोट्रॉपी कहते हैं। एनिसोट्रॉपी जो है वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की कि उसमें से एक डायरेक्शन में से करंट गुजर सकता है और दूसरी डायरेक्शन में से करंट नहीं गुजर सकता। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, 8वां एमसीक्यू आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट्स डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो देखें कौन सी यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम किसका होता है, यूजुअली वॉल्यूम होता है लिक्विड का। लिक्विड या गैस जो होती है उनका वॉल्यूम होता है, सॉलिड का वॉल्यूम नहीं होता, सॉलिड का मास होता है। तो कोई भी कंसंट्रेशन यूनिट जिसके अंदर वॉल्यूम है या लिक्विड है, सही है, लिक्विड या गैस है या वॉल्यूम है, तो वो जो है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो हमें इन सब में से वो यूनिट ढूंढनी है जिसके अंदर वॉल्यूम ना हो। तो ये जो मोलैलिटी होती है ये होती है नंबर ऑफ मोल्स पर 1 kg। मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ, ऊपर लिखे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स और नीचे लिखा होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, इसके अंदर मास है दोनों, इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए मोलैलिटी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे भी वॉल्यूम है, मोलैरिटी में भी जो है ना वॉल्यूम होता है, नीचे लिखा होता है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो परसेंटेज V अपॉन V है ये भी वॉल्यूम है। तो सिर्फ मोलैलिटी ऐसा है यूनिट जिसमें हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, बल्कि ऊपर भी जो है ना, ऊपर लिखे हैं नंबर ऑफ मोल्स और नीचे लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये हमारा जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। 9 MCQ पे चलते हैं जनाब। जो है ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ KClO3। अच्छा, 500 के जो है ना ग्राम KClO3 में हमें क्या मालूम करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हमारे पास ये जो KClO3 है, ये क्वेश्चन मुझे देख के यूं लग रहा है कि मे बी के इस क्वेश्चन को मैंने गलत अटेम्प्ट किया हो। क्योंकि अभी मैंने जो है ना जब देखा, मैं पहले शायद मैंने जब इसको जब मैंने किया था सॉल्व तो इसमें मे बी कि मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हो। बहरहाल यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कह रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर लेंगे, 500 ग्राम में KClO3 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर लेंगे। उसके बाद हर मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चले हम करते हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें KClO3 का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास मालूम होना चाहिए। तो जनाब ये क्या हो गया, हमारे पास
हमने लिखा KClO3, के का जो है कितना मैच दिया हुआ है, के का दिया हुआ है 39, और Cl का दिया हुआ है 35.5, और O3 जो होता है 3 × 16, 39 प्लस 35.5 प्लस 48। तो इन सबको हम प्लस करते हैं, 39 प्लस 35.5 प्लस 48, तो ये आ रहा है 122.5। 122.5 जनाब जो है ना, ये हमारा आ गया ग्राम मोलर मैस आ गया KClO3 का। अब जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे मालूम करेंगे, ऊपर हम लिखेंगे 500 को और नीचे लिखेंगे 122.5 को। ठीक है जी। तो 500 को जो है ना डिवाइड करें 122.5 से, 500 डिवाइडेड बाय 122.5, तो ये आंसर आ गया 4.08। ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है। तो 4.08 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻³ से, तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 4.08 मल्टीप्लाई बाय 6.022। तो ये आ रहा है 24.56। 24.56 मल्टीप्लाई बाय 57 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे 2.457, तो ये 10⁻24 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास 10 की ये आ गया 2.457 इंटू 10⁻24, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे KClO3 के। लेकिन हमें तो ऑक्सीजन के एटम मालूम करने हैं। तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम है। यहाँ देखें जरा, KClO3 में एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। तो इतने ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, इसमें कितने एटम्स होंगे, हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम होंगे, ओ एटम, वो होंगे 2.457 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 7.37। 7.3 कर लें मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। तो ये सारी कैलकुलेशंस के बाद हमारा जो आंसर आया है वो आ रहा है 7.3 इंटू 10⁻24। ये हमारा लास्ट ऑप्शन आंसर है। वेयर एज के मैंने जो है, पहले मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट ऑप्शन को किया होगा। क्यों कि अब मुझे जहन में आया है, जब मैंने इसको सॉल्व किया था उस वक्त इंसान है, स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होगा। तो उस वक्त मैंने या तो इस पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पे शायद ध्यान ना दिया हुआ हो। ठीक है, क्योंकि ये पेपर सारा मैंने ही सॉल्व किया है, कहीं से और से इसके आंसर की नहीं देखी। तो मुझे ये लगता है कि मैंने जो है डेटाबेस में ये आंसर सेलेक्ट किया होगा। वो जैसे ही अभी मैं ये वीडियो खत्म करूंगा, मैं इसको आंसर को करेक्ट कर लूंगा। हमारा आंसर ये 2.45 नहीं है, रादर 7.3 हमारा आंसर होना चाहिए इस एमसीक्यू का। देखिए गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने डेटाबेस में रॉन्ग आंसर फीड किया है, मैंने पहले इसको रॉन्ग सॉल्व किया था। गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी अक्ले कुल नहीं है। तो उस वक्त मैंने जो है इस क्वेश्चन को जल्दी में क्या समझा कि मुझे जो है इसके मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, वेयर इतना क्लियर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन फिर भी जल्दी में जो है वो मैंने क्या किया, इसके इसका मैंने जो है ना मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम किया, मोलर मास, और फिर इसको इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, और नंबर ऑफ मोल्स को मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके जल्दी से ये आंसर आ गया। तो ये जो आंसर है ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, KClO3 के मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो लेकिन हर KClO3 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो ये जो आंसर है इसको 3 से फर्दर हमें 3 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाना है 7.3। तो आई एम सॉरी कि अब तक जिन्होंने टेस्ट किया होगा उन्होंने जो है ना ये आंसर देखा होगा, लेकिन खैर किसी ने कमेंट्स भी नहीं किए। मेजोरिटी जो है वो यही समझती है कि बस ठीक है। इस वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि यार देखो, आप एग्जाम में जाओगे ना, वहां आपकी दफा तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो यही वाला एग्जैक्ट यही क्वेश्चन होगा। हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लिखा हो, 500 की जगह 600 लिखा हो, KClO3 की जगह कुछ और लिखा हो। लेकिन आपको मेथड आना चाहिए कि भाई इस एमसीक्यू, ये जो एमसीक्यू दिया हुआ है न्यूमेरिकल टाइप, इस एमसीक्यू को सॉल्व करके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालने हैं।
तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है। अदरवाइज जो है वो मैं ये सारे 17 क्वेश्चंस लिखता और इनके आंसर्स में टिक कर देता। मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे टिक हुए हुए हैं आंसर। ठीक है, आपका जो पेपर है वो पेपर पास पेपर में निकाल के उसमें से आंसर जो है ना टिक करके बस रख दिए, तो उसका कोई फायदा थोड़ी है एमसीक्यूज के आंसर्स के रट्टे लगाने का। हाँ, वो जो क्वेश्चंस हैं लाइक इससे ऊपर वाला ये क्वेश्चन था, ये वाला इलेक्ट्रिक करंट कैन पास वाला, ये जो है ना डेफिनेशन थी, ये रट्टा क्वेश्चन था, याद कर लो अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, उन्हें तो आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल मैं इसको अभी इंशाल्लाह जैसे ही मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ इसको मैं ठीक करता हूँ। आगे चलते हैं जी। 10 एमसीक्यू। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाट शुड बी डन टू टेम्परेचर ऑफ सिस्टम टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। भाई, आपका ली चैटलियर ने क्या कहा था? ली चैटलियर ने ये कहा कि आपकी जो भी चीज बन रही है ना, आप उसको हटाते जाओ वो और बनेगी। ठीक है, आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर आप वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हटा देते हो, आप टेम्परेचर को लो रखते हो, आप टेम्परेचर को लो रखते हुए उस हीट को हटा देते हो, तो वो सिस्टम क्या करेगा? वो और हीट बनाएगा। और हीट बनाएगा तो वो सिर्फ हीट थोड़ी बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन था, रिएक्टेंट्स आपस में मिलके हीट भी बना रहे थे और प्रोडक्ट भी बना रहे थे। तो जब आप साथ साथ हीट हटाते जाओगे, टेम्परेचर को कम रखोगे, आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट को हटाते जाओगे, रिमूव करते जाओगे हीट को, तो आपका जो रिएक्टेंट्स हैं वो उनको तो गुस्सा आना है। उन्होंने जनाब मजीद रिएक्शन कर करके और हीट बनानी है, आपने वो हीट रिमूव करनी है, उन्होंने और हीट बनानी है। तो जैसे जैसे आप हीट रिमूव करते जाओगे, टेम्परेचर को लो रखोगे, आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके मजीद हीट बनाएंगे। ठीक है, तो वो जो मजीद हीट है सिर्फ हीट नहीं बनाएंगे, साथ प्रोडक्ट भी बनाएंगे, तो आपको फायदा होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको मिलेगी। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको क्या करना है? आपने टेम्परेचर को लो रखना है। ठीक है जी। अगला एमसीक्यू है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज 4 × 10⁻15 हर्ट्ज, देन इट्स एनर्जी विल बी। एच की वैल्यू दी हुई है प्लैंक्स कांस्टेंट की, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, एच की वैल्यू उसने दी हुई है 6.626 × 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है 4 × 10⁻15। ठीक है, जस्ट आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 6.626 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये आ गया जी 26.5, और मल्टीप्लाई बाय, अगर इन दो पावर्स को सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव पावर है ये पॉजिटिव है, 34 में से 15 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻19। तो आपकी जनाब 26.5 तो सब में लिखा है, 10⁻⁻19 जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो जस्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, कुछ भी नहीं था इसमें तो। अगला एमसीक्यू है 12 एमसीक्यू, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन इथाइन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच आर। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। CH3, अगर मैं जो है ना ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको अगर मैं वैसे करके बनाऊं, तो आपके जनाब ये सी ये तो हो गए, और यहाँ पे एक ये बॉन्ड हो गया H के साथ और एक ये बॉन्ड हो गया H के साथ। ठीक है जी, तो आप अगर यहाँ देखें, हमारे पास ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड में जो है ना ये जो नीचे वाला जो बॉन्ड है ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गए, और जो ट्रिपल बॉन्ड में जो दो बाकी जो दो बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हमारे पास जो टोटल बॉन्ड्स मैंने आपको दिखाए, एक ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, और जो बाकी दो बॉन्ड्स बनते हैं डबल और ट्रिपल, वो जो है ना आपके पाई बॉन्ड होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड थे दो, एक डबल बॉन्ड और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड, वो जो है पाई बॉन्ड थे। वेयर ट्रिपल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड था नीचे वाला वो सिग्मा बॉन्ड था, और कार्बन ने जो हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए थे वो भी सिग्मा थे। तो 3 सिग्मा और 2 पाई। आंसर क्या आया जी? 3 सिग्मा और 2 पाई, तो 3 सिग्मा, ये लास्ट ऑप्शन है, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड जो है ना ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं।
सोल्यूशन ऑफ HCl हैविंग pH इज इक्वल टू 4 विल बी, अगर pH 4 है तो आपका जो है ना उसकी क्या कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन मालूम करनी है। भाई अगर pH 4 है, ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH का फॉर्मूला होता है -10 -log H प्लस ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये pH 4 है, तो ये माइनस आ गया, लॉग आ गया, ये H प्लस आ गया। तो अगर ये माइनस साइन आप इसके साथ कर दें तो वहां पे हो जाएगा लॉग H प्लस हो जाएगा। अगर आप H प्लस को वहीं पे रखें, लॉग को इधर लेकर आते हैं तो लॉग इधर आके क्या हो जाएगा, लॉग आके एंटी लॉग हो जाएगा, और -4 का एंटी लॉग लेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻⁴। ठीक है जी। और 10⁻⁻⁴ होता है 0.0001 m। ये आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी H प्लस की। तो देख लें 0.0001 फर्स्ट ऑप्शन है आपका। मैंने आपको फॉर्मूला लगाया, pH इज इक्वल टू -log H प्लस, pH की जगह 4 रखा, फिर ये माइनस साइन इधर था, इधर इधर लिखे हैं, इधर लिखे हैं की बात है। फिर log को जो है उस तरफ लेकर आया तो क्या हो गया, एंटी लॉग, और -4, जब -4 का एंटी लॉग लिया 10⁻⁻⁴ आया, जो कि इक्वल होता है 0.0001 के। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है जी। 14 MCQ पे हम गए। अकॉर्डिंग टू Mosley's law, when metal having large atomic number will be used as anode, then it will produce X-rays of, भाई मॉजले ने हमें ये बताया था। अल्लाह अकबर, 15 मिनट्स गुजर गए, अगेन जो है ना वही हुआ जिसका डर था। हालांकि मैंने 25 मिनट्स रखे थे, लेकिन शायद जो है ना दोबारा वो हो गया। चलें, अगर ये टेस्ट खत्म हो गया 70% मार्क्स, क्योंकि हमने क्विज के कुछ क्वेश्चन अटेंड नहीं किए, तो चलते हैं दोबारा जो है ना इसको रीसेट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं टेस्ट को। ये हम जनाब चलते हैं FBIC सॉल्ट पास पेपर्स, मेरी वेबसाइट है। ये MCQs टेस्ट हैं, क्लास 11 MCQs टेस्ट पे गए। क्लास 11 MCQs टेस्ट में हमने यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किया। केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करने के बाद नीचे हम आए, हमारे पास यहाँ पे ये एनुअल 2022 हार्ड एरियाज का जो है ना टेस्ट है। इस टेस्ट को हमने जनाब जो है ना करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमने कर लिया होगा वो हम फिर नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये पहला क्वेश्चन ही देखें, जो भी हमने नहीं किया था वो पहला क्वेश्चन आ गया है। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, विच वन हैज हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, इनमें से किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट होगा। भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका हाईएस्ट होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, लो जी बैटरी भी जो है वो जवाब देने लगी है। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो 1/, जो मोलिक्यूलर मास होता है या मोलर मास होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना मोलर मास कम होगा उतना रेट ऑफ डिवीजन ज्यादा होगा। तो ये कह रहा है कि हाईएस्ट रेट ऑफ डिवीजन। तो हमने इन सब के जो है ना मोलर मोलर मास या मोलिकुलर मास मालूम कर लेने हैं। जिसका कम होगा वही जनाब जो है ना हमारी, उसका जो रेट ऑफ डिवीजन है वो ज्यादा होगा। तो SCl2, एस एस जो है ना, अगर हम देखें SCl2 को, तो S32 है, और Cl2 जो है ना 71 होता है। तो ये जनाब जो है ना 103 आंसर आ रहा है SCl2 का। इसी तरीके से अगर हम H2S का देखें तो H2 का 2 होता है और S का 32 होता है, तो इसका जनाब 34 आ रहा है। ठीक है। इसी तरह SO2 का देखें तो S का 32 होता है और O2 भी जो है ना वो 32 होता है, तो इसका 64 आंसर आ रहा है। और SO3 को अगर देखें तो SO3 जो है ना S का 32 होता है और O का जो है ना 48 होता है, तो ये जनाब 80 ग्राम आ रहा है। तो इनमें सबसे कम मोलर मास किसका है, H2S का। तो भाई इसका आंसर जो है सबसे हाईएस्ट जो रेट ऑफ डिवीजन है वो उसका होगा जिसका मोलर मास सबसे कम है, और वो है H2S। ठीक है जी। आई होप समझ आ रही होगी। पहला MCQ हो गया जी यहाँ पे। अ सोल्यूशन ऑफ HCl, ये अभी अभी हमने किया है, जिसका pH 4 होता है उसका 0.0001 होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास टू, ये जो है ना एनिस्ट्रॉफी था। अच्छा देखिए कितना फर्क पड़ता है। अगर आपने एक MCQ टेस्ट एक दफा कर लिया है, तो आप जब उसको दोबारा करेंगे ना तो आपको आंसर्स तकरीबन रट जाते हैं, याद हो जाते हैं आपको आंसर। और मैंने ये जो MCQ टेस्ट बनाए इनका बेसिक मकसद ये है कि आपको फौरन पता चल जाए कि मैंने ठीक किया या गलत। ताकि अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप इस टेस्ट को अगर 2 दफा या 3 दफा करेंगे
तो आपको ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो रट जाएंगे। खास तौर पे बायो जैसे सब्जेक्ट में बड़े जो है ना, बायो हो गया या इंग्लिश या पाकिस्तान स्टडीज, उसमें जो है ना बड़े यूजफुल हैं ये वाले टेस्ट, कि आप जब एक दफे एक टेस्ट को कर लेते हो 2 दफा या 3 दफा, और उसमें 100% मार्क्स सिक्योर कर लेते हो, तो फिर आपको बड़ी आसानी हो जाती है, आपको सारे एमसीक्यूज रट जाते हैं। अच्छा, अगले एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। हमने देखा था वर्क जो है ना स्टेट फंक्शन नहीं था। विच ऑफ फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डज नॉट, ये मोलैलिटी था इसका आंसर। छठा एमसीक्यू है जी, ये केसी का हमने किया था, इसका 2.37 आंसर आया था, कैलकुलेट किया था हमने। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो है ना हमने मल्टीप्लाई किया था, इनको 10 की पावर -19 आया था। इन मिक्सचर कंटेनिंग 44 ग्राम ऑफ ईच, हाँ ये एमसीक्यू नहीं है, ये हमने नहीं किया था। अब यहाँ पे गैसेस है हमारे पास, और हमें जो है ना यहाँ पे जो डॉल्टन्स लॉ यूज करना है। डॉल्टन्स लॉ था वो पार्शियल प्रेशर के बारे में था, कि अगर किसी बर्तन में, किसी के सिलेंडर में बहुत सारी गैसेस है, और वो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती, तो उन गैसेस का हर एक का अपना अलग अलग प्रेशर होगा, और हर गैस का जो अलग अलग प्रेशर होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे आपको ये चार गैसेस दी हुई हैं, CO2, SO2, SO3 और Cl2, ये सारी दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। आपको दिया हुआ है कि सब के सब जो है ना 44 ग्राम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबके मोल मालूम कर लेते हैं। हमारे पास जो CO2 गैस है, CO2 गैस के कितने दिए हैं, 44 ग्राम दिया हुआ है, और CO2 का जो है ना मोलर मास भी 44 दिया हुआ है। तो CO2 का जो है ना ये 1 मोल अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर हम जो है वो SO2 को देखें, तो SO2 के भी 44 ग्राम दिए हुए हैं, लेकिन SO2 का जो मोलर मास है वो 64 है। तो 44 को अगर हम 64 से डिवाइड कर लें, 44 डिवाइडेड बाई 64, तो ये 0.6875 जो है ना मोल्स आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम SO3 को कर लेंगे, उसके भी 44 दिए हुए हैं, SO3 का जो मास होता है वो 80 होता है। तो अगर हम 44 को डिवाइड कर लें 80 से, तो ये आ जाएगा 0.55 मोल्स। ठीक है, अब अगली जो गैस है वो दी हुई है Cl2। Cl2 के भी जनाब 44 ग्राम दिए हुए हैं, और Cl2 का मोलर मास 71 होता है। तो अगर 44 को डिवाइड करें 71 से, तो जो Cl2 है उसके भी जो मोल्स हैं वो हैं 0.62 मोल्स हैं तकरीबन, राउंड ऑफ करके। तो इसमें क्या है, ग्राम्स ऑफ डिवीजन में जिसके जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसका उतना ज्यादा, यानी जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, एक तरह से नंबर ऑफ मोल्स क्या है, क्वांटिटी है ना। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, और क्वांटिटी हम यहाँ पे ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो यहाँ देखें सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं, CO2 के मोल ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है CO2 का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो सबसे ज्यादा होगा, CO2 का हाईएस्ट प्रेशर होगा। ठीक है जी, CO2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यू है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस MgS, ये हमने किया था, और हमारा आंसर 2056 ग्राम आया था। MgS का जो 1 मोल होता है, 24 ग्राम Mg का 1 मोल है, और ये MgS का 1 मोल बनाएगा, और MgS का 1 मोल 56 ग्राम होता है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हमने देखे कि 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बन रहे थे हमारे, करके दिखाया था मैंने आपको। इन लेड स्टोरेज बैटरी मैंने कहा था कि H2SO4 जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। लीच एटलियर ने क्या कहा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर को लो रखेंगे तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। और विच वन इज कंडक्टर बट नॉट मेलिएबल, वो जनाब जो है ना कॉपर जो है वो कंडक्टर है लेकिन मेलिबल नहीं है, ये बाकी मेलिबल है। और यहाँ पे जी नंबर ऑफ एटम्स जो है ना ऑक्सीजन के, मैंने गलती की थी, अभी भी गलत है। अब जैसे ये टेस्ट, अब मेरी वीडियो खत्म होगी तो मैं ठीक करूंगा, कि 500 ग्राम के ClO3 में हमारे पास 2.45 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं KClO3 के। हमने क्या किया, पहले KClO3 का हमने मोलर मास मालूम किया, KClO3 का मोलर मास मालूम करके 500 ग्राम को मोलर मास से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से किया, तो ये जो आया ये थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं मालूम करने थे, हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने थे ऑक्सीजन के। एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.3 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ रॉन्ग क्यों हो रहा है, इसलिए कि मैंने पहले इसको रॉन्ग सॉल्व किया था और रॉन्ग फीड किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पता चल गया, वरना काफी सारे लोग गुमराह होते हैं। लेकिन खैर ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, जो अच्छे बच्चे हैं वो जाहिर है करके देखते हैं, वो रट्टा नहीं लगाते। और आप, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि इस तरह के क्वेश्चन का रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह के एमसीक्यू को आप समझें और समझ के करें। बहरहाल 15 एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द स्पीशीज विद मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जनाब सबसे ज्यादा जो है ना CH4 का है। क्यों, इसके अंदर चार चार बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडेशन है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए मैक्सिमम एंगल है।
NH3 में एक जो है ना लोन पेयर है, इसलिए इसका एंगल कम हो जाता है, और H2O में दो लोन पेयर हैं, इसका एंगल मजीद कम हो जाता है। तो CH4 में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना बॉन्ड एंगल है। 16 MCQ है। मॉजले ने क्या कहा था, ये हम कर रहे थे कि हमारा जो है ना पिछली दफा ये टेस्ट खत्म हो गया था। मॉजले ने कहा था कि भाई ये जो एटॉमिक नंबर है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी और ऑफ एक्सरे की। सही है। वो कहता है जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एक्सरे की। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा, यहाँ वो पूछ रहा है वेव लेंथ और एनर्जी की बात कर रहा है। तो ये जहन में रखिए कि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेव लेंथ कम होगी। शॉर्टर वेव लेंथ इसका हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। मॉजले ने कहा था, एक्सरे के बारे में कहा था कि एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेव लेंथ कम होगी, शॉर्टर होगी। लास्ट एमसीक्यू है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन लोएस्ट वेपर प्रेशर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लोएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। ठीक है जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच एफ में है। ठीक है। लेकिन एच एफ में और एच टू ओ में, लेकिन सबसे टॉप पे एच एफ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं फंस गया, मैं जब देख रहा था तो ये कहते जी एच एफ में बड़ा जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो लेकिन जो है इसका जो आंसर आ रहा था सर्च करने पे वो एच टू आ रहा था, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इसमें स्ट्रॉन्ग है तो फिर एच टू ओ क्यों। तो पता चला कि एच एफ के एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक एच है ना, और एच टू ओ के जो मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन है, तो एच टू ओ के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं और HF में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ नहीं देखना स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्ड की क्वांटिटी भी देखनी है। तो H2O में जो है ना ओवरऑल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं। तो इसका जो है ना वेपर प्रेशर लोएस्ट होगा। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा जो है ना एक क्वेश्चन रिजल्ट देखते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा, और वो क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि वो मैंने रॉन्ग फीड किया हुआ था। तो ये हमारा रिजल्ट जो है ना 94.12% आया है। जब प्लीज ये क्विज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अगर आप दे सकें, अगर आपको पसंद आए 5 स्टार रिव्यू दीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे अपने जो भी आपके जो है ना वो ख्यालात और तासुरात हैं। फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी, ट्विटर पे भी। ठीक है। तो अब जो है ना काफी मेरे ख्याल है लंबी होगी ये वीडियो, इस वीडियो को अभी यहाँ पे खत्म करते हैं, सो दैट कि मैं अगले और मजीद एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में ढूंढ के लाऊं और उसकी वीडियो बनाऊं आपके लिए सॉल्व करके। ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।